सो नीट 2026 की फिजिक्स की सॉल्यूशन है। मैं क्वेश्चन का विश्लेषण साथ साथ करते चलूंगा कि कहां से क्वेश्चन आया है। तो पहले जो क्वेश्चन से पहले सॉल्यूशंस करेंगे, करेक्ट ऑप्शंस पे फोकस करेंगे, कहां से क्वेश्चंस लिया गया है उस पे फोकस करेंगे। देन आफ्टर बात करेंगे कि कैसे फिजिक्स पढ़नी चाहिए, कैसे ये होना चाहिए प्रिपरेशन, कि अभी हो रहा है तो ठीक है, अगली बार 2027 की जो एग्जाम है वहां पे हमारी सिलेक्शन हो जाए। कैसे क्वेश्चन आते हैं तो चलो शुरू करते हैं। फॉर सिंपल पेंडुलम, पहला क्वेश्चन है, ये कोड 13 है। सो फॉर सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब चार ग्राफ हमें दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ हमारा काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ का रिलेशन है। तो अगर हम ध्यान दें, ठीक है, पहले इसका आंसर 4 होगा। मैं विश्लेषण कर देता हूं पहले कैसे होगा ये। तो कोई सिंपल पेंडुलम है तो उसको रिलीज करी जाती है कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करेंगे, वो नीचे आएगा। तो जीरो टाइम पे उसकी एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। धीरे धीरे वो यहाँ पे आएगा मीन पोजीशन पे, तब तक उसका हो जाएगा T/4। तो T/4 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है हमारी, मैक्स होती है। अब यहां से वापस जाएंगे तो T/2 पे हमारा फिर से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। सो अगर देख सकते हैं ग्राफ, जीरो पे जीरो, T/4 पे मैक्स और वापस से फिर से T/2 पे जीरो, तो ये वाली ग्राफ हमारी आंसर होगी। डन। अब आता है, a room heater is rated 400 watt 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed approximately? पावर पूछा जा रहा है, वॉट दिया हुआ है, मतलब रेट दिया हुआ है। तो ये 400 वॉट पावर रेटिंग है, 220 वोल्ट है। तो एक चीज होती है पावर कैलकुलेट करने से हमें ध्यान रखना है, पावर के लिए तीन फॉर्मूला होते हैं हमारे पास में, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और फिर वापस से आई स्क्वायर आर। तो हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है वो ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है किसी भी डिवाइस के लिए, तो रेटिंग हमारा एक्चुअल कंजम्पशन नहीं देता है, रेटिंग हमारा जो मैक्सिमम वो दे सकता है, जो सेफ जोन है वो हमें बताता है। तो कंजम्पशन के लिए हमें एक्चुअल सप्लाई पर फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 400 वॉट से 220 वॉट वाली जो रेटिंग है, इससे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वी स्क्वायर बाय पी से, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी से मिलेगा। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो मैं इसको भी वैसे ही छोड़ दूंगा, ये अपना आ जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर करते हैं, तो ये मुझे जैसे है वैसे ही 400 वॉट हम वैसे ही रख देते हैं इसको। ओके, अब देखते हैं, इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट जब होता है तब हमारा पावर कंजम्पशन क्या होगा। तो अब R1 और R2 को हम कंपेयर कर देंगे यहाँ पे, R1 और R2, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों ही केस में हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो उसको कंपेयर कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, R जो है इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। अगर करते हैं तो हमें इजीली यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसका आंसर होना चाहिए, मुझे लग रहा है 331 वॉट। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करूँ, कैलकुलेशन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 331 वॉट। हाँ, ये आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। The angular speed of a flywheel is increased from 600 rotation per minute to 1200 rotation per minute in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel during this time is। तो इसको भी कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे किया हूँ, एक्चुअल में क्या है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसके लिए मेरा जो डिस्टेंस होता है s इज इक्वल टू, वो क्या होता है, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अगर हम एंगुलर में जब जाते हैं तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, हम इसको सबको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा के टर्म में भी हम यही चीज लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम टी। ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। थीटा के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो नंबर ऑफ रोटेशन बोला है निकालने, तो एन रोटेशन में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई एन बनेगा। तो यहां पर यूज करोगे 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल दे रखा है कितना, 600 आरपीएम यूज कर लेना है। अब उसको चाहते हैं कि हम रेडियन
जो नंबर ऑफ रेडियस माने तो सेकेंड में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ऐसा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिनट में है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 60 से इसको डिवाइड करो, 60 से इसको डिवाइड करो, तो 60 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कितना 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ओमेगा इनिशियल 10, ओमेगा फाइनल तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू तुम्हारा 10 सेकेंड। सॉल्यूशन करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 थीटा की जगह पे 2 पाई n बिठाओ, जोड़ेंगे तो मुझे जो मिलेगा n की वैल्यू मुझे लग रहा है 150 आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से 150 ही होगी, तीसरा का 4, हाँ 150 ही आएगा। ओके, कैलकुलेशन तुम्हें करना है, फटाफट करते चलो। ठीक है, कैलकुलेशन में अभी फोकस नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट में फोकस करके कैसे आएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ये वाला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ये वाला क्वेश्चन जस्ट एक नॉर्मल जो डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी के, जो नॉर्मल डेरिवेशन से उससे यूज करी गई है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की क्लास 10 की ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 10 में ये, और ये नॉर्मल एग्जांपल में एनसीईआरटी की क्वेश्चन है वहां से ये आया। चलो नंबर 4, 3 हो गया तो मुझे लग रहा है, हाँ चलो नंबर 4, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। स्पीड मांगा गया, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल पेंडुलम में कितने टाइप की एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही होता है, और दोनों की सम जो होती है वो टोटल एनर्जी होती है। तो मुझे क्या दिया गया, टोटल एनर्जी दिया गया। अगर टोटल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी अगर हम मीन पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा जाए, स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे मुझे मांगा जा रहा है टोटल एनर्जी। वहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में टोटल एनर्जी हमारी बॉब के लिए या सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको हम इक्वेट कर देंगे किसके साथ में, ये टोटल एनर्जी जो होती है वो हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, यही है हमारा काइनेटिक एनर्जी। और ये मुझे दिया हुआ है 0.02 जूल, और स्पीड मांगा गया है, बाकी चीजें दी गई है, v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इधर लेके जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई मास। सारी वैल्यूज यहाँ से निकाल करके पुट करो, सॉल्व करो, v की वैल्यू आ जाएगी, और v की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 4 नंबर का सॉल्यूशन करके रखा है ऑलरेडी, 4 का 4 बना 1.41 सेकंड, 2 में आ जाएगा तो 1.41 मीटर पर सेकेंड। ओके, 4, 5वां का है, और 100 टर्न क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, ये मैग्नेटिज्म से है, ये एक एनसीईआरटी बोल सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसकी सम को अगर मिला ले तो ये आराम से तुम्हारा हो जाएगा। 5वां नंबर है 100 टर्न क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। करंट मांगा है, साथ में मैग्नेटिक मोमेंट मांगा है, तो करंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज है, उसी को उल्टा करके पूछ दिया गया। अगर कोई सर्कुलर कॉइल होता है तो सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सेंटर पे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर रेडियस, ये होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, b इंटू 2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। साथ में क्या होगा, यहाँ पे एक n लगेगा, क्योंकि एक लूप के लिए मैंने निकाला था, यहाँ पे n टर्न बोला है तो n यहाँ पे लगेगा। n को नीचे लेके आ जाओ तो यहाँ पे n आ गया तुम्हारा, तो I की वैल्यू ऐसे निकल के आ जाएगी। कैलकुलेट करोगे तो 2.5 एम्पियर आएगा, 5 का 1 आएगा, 5 का 2.5 एम्पियर आएगा। चलो देख लेते कौन सा वाला 2.5 एम्पियर आएगा, करें 2.5 2 एम्पियर आएगा, कौन सा है, 3 है क्या, 2.5 का नंबर 5 का कैलकुलेशन करके 3 आएगा, मतलब ऑप्शन 3 2.5 एम्पियर करंट आएगा। इसको कैलकुलेट करो, वैल्यूज दे रखी है, बिठाओगे आ जाएगा आराम से 2.5 एम्पियर। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा ये वाला आंसर 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल है, नंबर ऑफ टर्न करंट के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, वो बेटा इनटू पाई आर स्क्वायर करो एरिया ऑफ द लूप, तो तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। दो चीजें ध्यान में रखनी है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, ये भी ट्रायंगल वाले थे उसको टर्न करके दे दिया, नॉर्मल फॉर्मूला बिठा दो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई बेसिक से सवाल है बिल्कुल,
कोई भी सवाल वैसा नहीं था कि जो नहीं होगी, एकदम जस्ट फॉर्मूला यूज करो और ये आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि 1 to 1.5 वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे और 15 क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरेटिकल होगा। अभी मैथ्स भी कर लेंगे, 15 क्वेश्चन हमें थ्योरेटिकल मिलेंगे और 30 क्वेश्चन हमें 1 to 1.5 लेवल वाली न्यूमेरिकल मिलेगा, और वैसी ही है, एग्जैक्टली वैसी ही पेपर है जैसा हमने कहा था, बिल्कुल। चलो, a submarine designed to withstand an absolute pressure of 100 atmospheric pressure. How deep can it go below the water surface? तो सबमरीन है और कितना पानी के नीचे वो जा सकता है। ओके, अब विस्टैंड प्रेशर कितना ले सकता है सबमरीन? मैक्सिमम प्रेशर झेल सकता है हमारा 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पास्कल दिया हुआ है 10 to the power 5 पास्कल, तो ये मैक्सिमम प्रेशर दे सकता है, मतलब ये मेरा टोटल प्रेशर सबमरीन ये झेल सकता है। तो टोटल प्रेशर ये यूज कर लोगे कितना, 100 into 10 to the power 5, मतलब आ जाएगा तुम्हारा 10 to the power 7। ओके, अच्छा, जब पानी के अंदर जा रहे हो यहाँ पे दो तरह की प्रेशर, एक तो प्रेशर बनेगा तुम्हारा किसकी वजह से, गॉज वाला लिक्विड की वजह से, और दूसरा बनेगा एयर की वजह से। तो PA प्लस तुम्हारा आ जाएगा कौन सा, कहा गया रो जी एच। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड क्या होता है, रो जी एच। यहाँ तो वाटर है, सारी वैल्यू दे रखी है। एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है कितना, 10 to the power 5 पास्कल, ले लो बिठा लो। रो जी एच डेंसिटी दे रखा है, जी का वैल्यू बोल दिया है 10 लेने के लिए, हाँ 10 ले लेंगे वैसे, और डेंसिटी तो वाटर दे रखा है, और हाइट तुमको कैलकुलेट करनी है। तो P टोटल माइनस 10 to the power 5 करो इज इक्वल टू रो जी एच करो, एच की वैल्यू आ जाएगी 10 to the power 5 कॉमन ले लेंगे तो 100 माइनस 1 तुम्हारा हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय तुम्हारा जी रो जी, मतलब जो भी तुम्हारा 1000 है, और साथ में क्या जी का वैल्यू 10। कैलकुलेट करोगे तो तुमको आ जाएगा ये 990 मीटर, मेरे ख्याल से 990 मीटर। कौन सा वाला 6 नंबर का आंसर आएगा, 990 मीटर ये आएगा, 990 मीटर। ओके, चलो बढ़िया है। एनसीईआरटी के एग्जांपल से सवाल है, कौन लिखते भी चल सकते हो कि कौन कौन से सवाल एनसीईआरटी से आए हैं। बिल्कुल, लगभग क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से है। यहाँ पे 7वां देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काउंटिंग कर सकते हो 1 नंबर करके। E इज इक्वल टू एच न्यू किसके लिए होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, तो पहला का 4। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कहाँ होता है, वेव नेचर में होता है, कहीं लिखा है क्या, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, एनर्जी ऑफ द वेव नेचर लिखा है। चलो, तो ए का हो गया 4, ए का 4, बी का आ गया तुम्हारा, बी का आ गया 3, बी का आ गया 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ठीक है, ए का 4, बी का 3। चलो अब इसी में देखते हैं कौन सा है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/v डी ब्रॉय वेवलेंथ, सी का 1 आ गया, सी का 1 आ गया, डी का 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चंस हो गई, जो थोड़ी पढ़ रहे हो आराम से आ गया। 4 5 9 2 3 9 जो भी पढ़े हैं उसी में से तो है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, देख के टिक मार सकते हैं। 7 8 मैच द फॉलोइंग, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स और सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। पूरा का जो चीज है स्ट्रेस जो चैप्टर है सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिड है उसी से आ गया, तो पूरा उसी की फॉर्मूला है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस FL/Δl, इसको देखो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन Δl बाय L, तो ये आएगा। तो ए का आ जाएगा 2। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस मतलब सारी चीजें क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये वाला आ जाएगा। बी का 3 आ जाएगा। सी बल्क मॉडुलस PV/Δv, PV/Δv ये आ जाएगा, माइनस में रहेगा, तो ये आ गया बल्क मॉडुलस। पॉइसंस रेशियो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये भी सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है पूरा का पूरा, जस्ट फॉर्मूला उठा के दे दिया। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, मैच करोगे तो 8 का 2, ये वाला 8 का 2। चलो नंबर 9 5 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस, ये सब दिया हुआ है ऐसे along with a battery of 50 वोल्ट। क्वेश्चन देख लो, C1 C2 C3 C4 10 माइक्रोफराड है, C5 तुम्हारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है ऐसे, और हमें पूछ रहा है चार्ज और क्या पूछा बैटरी, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछ रहा है। देखो इक्विवेलेंट और वापस से चार्ज भी पूछ रहा है, इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हैं। देखो सभी की वैल्यू क्या है, 10 के बराबर है ना, 1 2 3 4, ये चारों तुमको सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में कैपेसिटेंस का क्या होता है, 1/c + 1/c + 1/c + 1/c, तो सब सेम है cc हमारा, तो क्या हो जाएगा 4/c, मतलब c/4। अब c/4 तो कितने हैं, 10/4, तो 10/4 होगा तुम्हारा 2.5, तो इसका हो गया 2.5, इसका हो गया 2.5, और उसके साथ पैरेलल में ये वापस से 2.5 लगी है। तो दो अगर पैरेलल में जुड़ते हैं तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होगा, 2.5 और 2.5 क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफराड। तो C इक्विवेलेंट आएगा 5 माइक्रोफराड, दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन। चलो
उसके बाद देखते हैं चार्ज निकाला, तो ये तो 50 वोल्ट है और इसका क्या वैल्यू है 2.5। तो क्यू चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी यूज करो। चार्ज निकालने के लिए क्यू इज इक्वल टू क्या यूज करना है, सी वी यूज करना है। तो सी हो गया तुम्हारा 2.5 है इंटू 50 कर दिए, तो क्या हो जाएगा 125 जो भी है तुम्हारा माइक्रो, ये वाला आएगा, ये वाला 125 माइक्रो क्या गया, ये रहा, हटाओ हटाओ हटाओ, 125 माइक्रो कूलम ऑन ऑल चार्जेस, ये वाला इसके ऊपर भी आ गया। और ऊपर वाला का भी इक्विवेलेंट क्या है तुम्हारा 2.5 ही है, तो यहाँ भी टोटल चार्ज तुम्हारा क्या होगा 125 ही होगा। पहले जो Q इज इक्वल टू C 125 आएगा, सबके ऊपर में सेम ही चार्ज रहेगा क्योंकि जब सीरीज में करंट होता है तो चार्ज हमारा क्या होता है सबके ऊपर सेम होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा कौन सा, नंबर 4। ओके, कौन सी वाली थी ये, कौन सी नंबर 9 थी। नंबर 10 पे आ जाओ। नंबर 10, the amount of water to raise a mass m from the surface of the earth to a height equal to the radius of the earth r will be। ओके, अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक सरफेस ऑफ द अर्थ से यहां से हाइट r तक हम क्या कर रहे हैं, वापस से कुछ एक मास लेकर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन बोला है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चलो इनिशियल पोटेंशियल ये जगह पे, फाइनल पोटेंशियल इस जगह पे, रेडियस अर्थ का क्या है भाई तुम्हारा r है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस जीएम डिवाइडेड बाय r, ये हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इस जगह पे। पोटेंशियल एट बी पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस जीएम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस क्या हो गया r प्लस r, तो 2r। और जब भी वर्क डन निकालना होता है तो क्या करते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल और इनटू क्या कर दोगे, जो भी मास को कैरी करो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस जीएम डिवाइडेड बाय 2r और माइनस माइनस ये वाला चीज यहाँ देखो माइनस बीच में पहले से, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जीएम डिवाइडेड बाय r, तो तुमको आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा ये प्लस में, तो जीएम डिवाइडेड बाय 2r आ जाएगा, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मास से, तो ये आ गया तुम्हारा जीएमएम डिवाइडेड बाय 2r। लेकिन आंसर तुम्हारा स्मॉल जी के फॉर्म में है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है जीएम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो, तो r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीएम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा g आ जाएगा, तो हो जाएगा mgr/2, mgr/2, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, इसको मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लग रही है थोड़ी सी नॉर्मल है। अगर किसी को ये पता है कि वर्क डन हम कैसे निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या होगा चार्ज हो जाएगा वर्क डन हमारा, तो इस सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहा। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल क्या होता है माइनस जीएम बाय आर। 11 में देखो थ्योरेटिकल है वापस से, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, चैप्टर 1 में काइनेमेटिक्स वाले में रिएक्शन टाइम के लिए ब्लू वाली बॉक्स दी हुई है, नई वाली एनसीईआरटी में भी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी है। तो रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना सिखा रहे हैं, तो उस जगह पे ये है। तो यहाँ पर जिसका ज्यादा वैल्यू होगा, मतलब जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस किसका किसका ज्यादा होगा देख लो, रिएक्शन टाइम किसका किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है तो बी बड़ा होगा, उसका 21 आया, ई से ई बड़ा होगा किससे 19 आया, 20 आया ए से, और ए बड़ा होगा किससे, और कोई है क्या 18 वाला नहीं 19 वाला है, 19 वाला मतलब डी से, और डी बड़ा होगा किससे 18 वाला मतलब सी से। ऐसा वाला देखो कोई ऑप्शन है क्या, which is the correct order of the distance traveled by the ruler, मतलब बड़ा कौन सा है, तो डी बड़ा है जिसका रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा होगा, तो बी बड़ा है, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है, बी बड़ा है, हाँ बी बड़ा है, यहाँ देखो डी बड़ा है ई से, ये वाली ऑप्शन, और ई बड़ा है ए से, तो ये वाली ऑप्शन, और ए बड़ा है डी से, तो ये वाली ऑप्शन। तो चलो ये वाला नंबर 4, 11 का 4 ही था, हाँ 4 ही है, 11 का 4, बढ़िया। चलो 12 नंबर में, द पावर ऑफ ए क्रेन विच lifts a mass of 100,000 kg to a height of 20 meter in 10 सेकेंड। कुछ नहीं करना है, mgh लगा दो डायरेक्टली, मास दिया हुआ है, h 20 मीटर दिया हुआ है, g का वैल्यू 9.8 बोला है लेने, mgh लगा दोगे तो तुमको वर्क डन मिलेगा, और टाइम से डिवाइड कर दोगे 10 से तो तुमको आ जाएगा पावर, तो पावर तुम्हारा किलोवाट में आएगा, तो कैलकुलेट करोगे mgh/t लगा देना है, कैलकुलेट करो, इसमें कुछ नहीं है, 12 का 1 19.6 किलोवाट, ये आंसर आएगा 19.6 किलोवाट। फिर से mgh/t करो, नॉर्मल वर्क डन बाय टाइम आ गया, क्योंकि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है ग्रेविटेशन वाला।
Consider two uncharged capacitors of equal capacitance, 200 picofarad. One of them is charged by 100 volt. दो कैपेसिटर है 200 पाइकोफराड की, एक को 100 वोल्ट से चार्ज किया, उससे डिस्कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर, एक अनचार्ज कैपेसिटर से उसको जोड़ दिया. तो इस प्रोसेस में अगर दो इक्वल कैपेसिटर होती है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक फुली चार्ज होती है, दूसरी वाली अनचार्ज होती है, ऐसे केस में हमारा आधा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाता है. तो कैपेसिटेंस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ CV स्क्वायर. डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन से एग्जांपल में भी थे, उसके पहले भी थे, नॉर्मली वैसे करने के टाइम में भी, डिराइव करने के टाइम में भी आ जाता है. तो टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ CV स्क्वायर. उसको आधा करोगे तो वो हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा. तो 1/4 CV स्क्वायर होगा हमारा आंसर. सारी वैल्यूज पुट करो. 1/4 एक लेवल है 1. ओह माय गॉड, सॉरी. चलो 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 1/4 CV स्क्वायर, 1/4 CV स्क्वायर. C की वैल्यू, V की वैल्यू सब दिया. ये देखो बिठा दो, 4 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो इसका आंसर आना चाहिए 13 का होगा तुम्हारा 3. 0.5 × 10⁻⁻6 नंबर बिठाओ, जोड़ लो, काम खत्म है. एनसीईआरटी से काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन. ये वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. मतलब पूरी पेपर इजी है, एक दो बस थोड़े से हल्के फल्के ट्रिक मिला के, बाकी और कुछ नहीं है पेपर में. An AC circuit contains a resistance of 1 kilo, a capacitor of 0.1 microfarad, and inductor of 1 millihenry connected in series. तो ये आपने कहा था कि आएगा, हमने एक क्वेश्चन ऐसे बना के रखे थे जिसमें आएगा, मतलब कभी 17-18 क्वेश्चन हमने डायरेक्टली जो प्रेजेंट करते वहां से आया है बिल्कुल भी. तो कोई सीरीज में जोड़ा गया है, ऐसे देख लो ध्यान से, कुछ नहीं है. एसी क्या क्या है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, और उसके बाद वापस से तुम्हारा इंडक्टर, ये इसको जोड़ दिया गया ऐसे सीरीज में. क्या पूछा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर और इसका XC बराबर क्या होता है? XL होता है. तो इतना करने की जरूरत नहीं, जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. तो फ्रीक्वेंसी पूछा है F इज इक्वल टू, ये 2π होता है, तो 1/2π√LC. सारी नंबर बिठाओ. कैलकुलेशन तुम्हें फास्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हें फास्ट आना चाहिए, मतलब जोड़ना घटाना तेजी में होना चाहिए, तब तुम्हारा काम हो जाएगा. तो 14 में पूरी वैल्यूज बिठा दोगे वहां पे जाकर, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 14 का 4 13.5 किलो हर्ट्ज. जस्ट इट. चलो 15, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन है. एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन है. मैग्नेटिज्म में जब जाओगे, एक वायर ऐसे दे रखी है, कैसे हमारा वेरी करता है, तो कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है. तो वायर के अंदर में ये कांस्टेंट रहता है ऐसे, और वायर के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. वायर के अंदर में जब रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R. वायर के जैसे ही हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि करंट की डेंसिटी चेंज होती है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ऐसा हो जाता है. क्योंकि बाहर में तुमको पता है B = μ0I डिवाइडेड बाय 2πr होता है. देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंदर में देखो क्या आएगा, B = μ0I A डिवाइडेड बाय A R आएगा, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, ये वाली कैलकुलेट करोगे तो ऐसे प्रोपोर्शनल, और ये वाली ऐसे. तो ये वाली ग्राफ मिलेगी, वो कहां पे है तुम्हारा, देख लो ध्यान से, नंबर 3 में. तो इसका आंसर 3 होगा. एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको भी ग्राफ याद होगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये ग्राफ पे जाके टिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं. एनसीईआरटी करा होगा, सब बनेगा, एकदम झटके में बनेगा. 15 20 25 मिनट में कर दोगे क्वेश्चन. बस थोड़ी सी जो ये है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल्स है, वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए. तो करीब आधे घंटे में तुम्हारा फिजिक्स आराम से हो जाएगा, वरना नॉर्मली देख के टिक मार सकते हो तुम. चलो 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 13 15 16 इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम दैट रेट ऑफ 100 वाट. 100 वाट है, 75 वाट हम खत्म कर दिए, तो टोटल अगर देखोगे तो बच गया कितना, जितना मेरा लॉस हो रहा है, कितना मेरा लॉस हो रहा है, 25 वाट हमारा लॉस हो रहा है. FLOT का क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगा देंगे. डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W. डेल Q है 100 और डेल W है हमारा कितना, 75. तो बाकी के जो बच गया वो मेरा 25. तो डायरेक्टली तुम्हारा 25 वाट आंसर. तो 16 का हो गया नंबर 2. जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से शायद, किसी भी शिफ्ट में. 16 17 में द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 5 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 60 हर्ट्ज. हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टेक रीच द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू होने में कितना टाइम लगेगा? 4 गुना कम टाइम लगेगा. 4 गुना कम टाइम लगेगा. देख के देखो आराम से.
चलो 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 ऐसे कर लेते हैं पहले इसको। देखो ऐसे 4 गुना काउंटर है, ऐसे हो रही है, ठीक है। यहाँ से आता है तो पूरा टाइम पीरियड है ना, तो 60 हर्ट्ज है ना, 60 हर्ट्ज, तो पीक वैल्यू तो ये 0 से पीक जाने में 4 गुना कम लगेगा, क्योंकि 4 सर्कल ये पूरा कर रहा है, तो 4 गुना कम टाइम, तो टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/60, ये पूरे का, तो 4 गुना कम टाइम लगेगा पीक जाने के लिए, तो इतने के जाने में कितना डेला डिवाइडेड बाय 4, जो कि आ जाएगा 1/240, तो ये आएगा तुम्हारा आंसर। 17 18 का यंग्स मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां पर क्या फॉर्मूला यूज है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 है, वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन है, इसकी आंसर आ जाएगी तुम्हारी k/4। इसको मैं करके दिखाऊंगा, नॉर्मल क्लास 12 के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बार बार मैंने बोला है कि ऐसी वाली क्वेश्चन आ सकती है। I इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ऐसे है ये चीज, ये क्या है तुम्हारा फेज डिफरेंस है। तो सबसे पहले तुम्हें हर बारी क्या करना, फेज डिफरेंस तुमको निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द पॉइंट स्क्रीन इज द लैम्डा, लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इंटेंसिटी इज के यूनिट, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी क्या है तुम्हारा के यूनिट है। तो पाथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2π/लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो लैम्डा बिठा दोगे तो कट जाएगा, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया तुम्हारा 2π हो गया पहली वाली केस में। तो इंटेंसिटी के जगह पे k रखो इज इक्वल टू 4I0 रखो, cos स्क्वायर 5/2, तो cos स्क्वायर रख दिए, 5 के जगह पे 2π बिठाएंगे, तो 2π बिठाएंगे तो 2π/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई हो गया, -1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा, खत्म करो, तो I0 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा k/4, ये k/3 आंसर आना चाहिए, देख लेते क्या आता है, कि I0 इज इक्वल टू k/4 जस्ट, तो I0 की वैल्यू निकल गई। अब यही तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, इसी को यूज करोगे और करके तुम्हें निकालनी है इंटेंसिटी फॉर द पाथ डिफरेंस λ/3 के लिए, तो वापस से तुम्हें फेज निकालने पड़ेंगे। तो फिर से डेल फाई इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस पर λ/3, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, फेज डिफरेंस आ गया 2π/3, यहां पर बिठाओगे फॉर्मूला में 2π/3, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3 देगा, π/3 का मतलब होता है 1/2, अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी I0 के बराबर, I0 क्या है तुम्हारा k/4 है, तो I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी k/4 आ जाएगी। तो 18 का आंसर होना चाहिए अपना 4, और है बिल्कुल। 19 में 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, इज द मास नंबर, चलो देखते चलो, ये तो नॉर्मल बेसिक थ्योरीज है एकदम आराम से। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, 4 जन दिए, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a/3, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का r0 a टू द पावर 1/3, और उसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, ये और ये गया खत्म हो गया, तो सिर्फ a रह गया, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा गलत है, प्रोपोर्शनल टू ए b तुम्हारा सही है। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, ये अलग चीज है, मास ऑफ एन एटम तो बहुत हो गया, न्यूक्लियस का जो पूरा मास है वो तुम्हारा हो गया, न्यूक्लियस का जो मास है वही तो मास ऑफ एन एटम हो गया, तो वही रह गया, हट गया, तो ये गलत है। डिफरेंस मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, जो न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस की जो डिफरेंस और न्यूक्लियंस की जो मास की जो डिफरेंस होती है वो होती है हमारी मास डिफेक्ट, नॉर्मल डेफिनेशन से। तो बी और डी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है, कहीं ऑप्शन है ऐसा बी और डी ट्रू है, यही ट्रू है और ये बाकी गलत है तुम्हारा, तो नंबर 2 आ जाएगा 19 का। चलो 20, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, if it reduces in one region produces a dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe, तो there is no gain or loss of energy, हाँ इंटरफेरेंस में कोई एनर्जी की लॉस नहीं होती है। This phenomenon are consistent with the principles of the conservation of energy, पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक जगह डार्क होगा तो दूसरी जगह ब्राइट होगा, एक जगह ब्राइट होगा दूसरी जगह डार्क हो जाएगा, वैसे ही चीज है। तो ये पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स, नहीं सभी तरह के वेव, साउंड में भी किसी भी तरह के वेव में हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमारा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होता है। तो दो बी गलत है ए सही है, बी गलत है और ए सही है, मतलब नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन 20 का। 21 में देखोगे क्या है,
A resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ohm, the terminal voltage of the battery is. Terminal voltage कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ये भी क्लास 10 का ही क्वेश्चन है। आईसीसी बोर्ड से कोई पास होगा तो इजीली आराम से कर सकता है। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है? E माइनस IR, EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दोगे, तुम्हारा वोल्टेज आ जाएगा। आंसर इसका आएगा 21 का, तुम्हारा आएगा 4, 21 का आएगा 4। चलो डन। 22 नंबर में देखो, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन, ये भी हमने कहा था कि एक आएगा, जस्ट नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है। बैटरी और गैल्वेनोमीटर अगर तुम चेंज कर देते हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट ऑन नो डिफ्लेक्शन, मतलब 4 हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। फर्क नहीं पड़ता, नो डिफ्लेक्शन, राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन होगा एंड एट बैलेंस पॉइंट पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो नंबर 4। चलो 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 चलो, उसके बाद सविता क्लास 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम L नोट्स डाउन द डेटा ऑफ टाइम टू टेक कंप्लीट द 30 ऑसिलेशन एज 60 सेकेंड एंड हेंस कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये पूरा डेटा दिया हुआ है, वहां से वो सिंपल पेंडुलम को कैलकुलेट करते हैं, लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा? टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के केस में तुम्हारा टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा? 2 पाई रूट ओवर L बाय G। अगर L निकालोगे तो देखो ये T डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा, इधर से रूट आएगा, इधर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी नीचे 2 पाई होता है, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर, और अभी इंटू G करोगे तो तुम्हारा L का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 2 पाई नीचे लाए, उधर से रूट आके इधर स्क्वायर कर दिए, फिर वापस से G ला के मल्टीप्लाई कर दिए, तो L की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे देखो सारा पाई स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, G का वैल्यू भी तुमको दे दिया है, बिठा देना है। टाइम का वैल्यू तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे। 30 ऑसिलेशन में 60 सेकंड लगता है, तो एक ऑसिलेशन में कितना सेकंड लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय 30 ऑसिलेशन में 60 सेकंड, एक ऑसिलेशन में 60 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड लगेगा। वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 60 बाय 30 कितना होता है तुम्हारा? 2 सेकंड बिठा दोगे, सारी कहानी क्लियर है। L की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी और इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से 1 मीटर। नंबर बिठाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। 23 का 2, 23 का 2। चलो 24 नंबर देखते हैं। Which of the following statement is not correct? Inside a conductor, electrostatic field is zero। एकदम बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कुछ बड़ा वाला सवाल कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल वैसे ही रह गया। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। मतलब कौन सा सही है? ए सही है, सी सही है। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, तो डी भी सही है। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड है, नहीं कांस्टेंट होती है, तो कौन सही है? ए सही है, सी सही है और डी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए सी डी ओनली इज करेक्ट। बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तुमको सब मिला करके, और वैसा ही है बिल्कुल। 24 का 1 नंबर सही है। चलो आगे चलो। 25 में टू स्टेजेस आर गिवन बिलो। Forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly, एकदम बढ़ जाता है। ग्राफ उसकी कैसी होती है? ग्राफ उसकी कैसी होती है? इस तरीके से इस तरीके से होती है, करते सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, इस तरीके से अचानक से बढ़ जाती है। तो ये आया। उसका द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, गलत बात है। तो A is true, B is wrong, A is true, B is wrong का स्टेटमेंट। A is true, B is false, नंबर 3, 25 का 3 एकदम सही। चलो बढ़िया। 26 इन अ कनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट emanating from the object parallel to the principal focal axis of the lens after refraction pass कहाँ गया? passes through appears to diverge from the first principal focus, करेक्ट है। अगर कोई कनकेव लेंस अगर तुम लेते हो इस तरीके से, और कोई लाइट रे पैरेलल अगर आ रही है तो वो क्या होता है? ऐसे चला जाता है।
तो क्या पता चलता है कि वो इस जगह से डाइवर्ज हो रही है, और यही तुम्हारा फर्स्ट फोकल है, यानी कि appears to diverge from the first principal focus। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलो 26 का आंसर होना चाहिए तुम्हारा 2, बिल्कुल सही। चलो 27 बिल्कुल नॉर्मल बेसिक जो प्रॉपर्टीज थे लाइट वाले लेंस वाले वहां से आगे आइए। 27 का है नॉन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर डेंसिटी इतना एंड मास इतना, मास नंबर इज अप्रोक्सीमेटली, आर नॉट दिया हुआ है, 4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एरर्स वाला सवाल है, नॉर्मल सा डेफिनेशंस वाला। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू अभी लिख रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह पे हो जाएगा आर नॉट का क्यूब इनटू ए हो जाएगा। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इनटू रो। सारी वैल्यूज बिठाओगे, सब डेटा तुमको दिया हुआ है, कैलकुलेशन तुमको फास्ट करना पड़ेगा, मेरे को भी टाइम लगा था करने में। आंसर आएगा इसका 19। 27 का आंसर आएगा तुम्हारा 3 नंबर 12, फिर 12 ही होगा, जोड़ोगे 12 आएगा फिर, ठीक है 12 ही आएगा, मतलब जोड़ लो 12 आएगा, फिर कैलकुलेट कर लोगे। हाँ चलो 27 का। 28 का होगा गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। मेरे को तो 27 का देख लेता हूं, पहले मैं सॉल्व करके रखा था क्या है, मैंने कोड 12 सॉल्व किया था, ये अपना मैं अभी कोड 13 कर रहा हूं। तो डेंसिटी वाला में शायद चेक कर लेते हैं, जोड़ लेंगे पहले, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एनोनिमस क्यों रखना चीजों का, कंफ्यूजन नहीं होगा। सॉल्व किए किधर है, अब 12 में कौन सी नंबर थी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तुरंत अभी हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। डेंसिटी वाले में 12 आएगा, हाँ 12 ही है, सॉरी मैंने 19 बोल दिया, 12 ही है, मैंने सॉल्व करके 12 ही आया है। चलो ये रहा 12, बड़ा करके देख सकते हो, एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है, दिखेगा नहीं कैमरा में, नॉर्मल है, इतना दूर से कौन कैसे दिखेगा। चलो 28 नंबर, a galvanometer of resistance 100 ohm gives full scale deflection for a current of 1 milliampere. It is converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere. The shunt required is, the galvanometer full scale deflection कितने पे देता है 1 मिलीएम्पियर पे, तो यहाँ से हम आरजी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब आरजी मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा आरजी, तो नहीं आरजी तो मुझे दिया हुआ है, यहाँ से वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी मुझे क्या मिलेगा, V इज इक्वल होता है I इंटू आर, तो मिली एम्पियर, तो 10 टू द पावर -3 इंटू आर तुम्हारा हो गया 100, तो कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट, ये वोल्टेज आ गया। अब अमीटर कैसे काम करता है, गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस ला करके जोड़ देते हैं, तो इसका वोल्टेज कितना है तुम्हारा 0.1 वोल्ट है, ठीक है, और डिफ्लेक्शन मेरा कितना पे देगा, इससे करंट मेरी कितनी पास करनी चाहिए, तो 10 एम्पियर करंट मेरा पास करना चाहिए, तो 0 से 10, तो ये V इज इक्वल टू I इंटू आर, यही वोल्टेज है हमारा किसी का, तो R मुझे कैलकुलेट करना है, तो R इज इक्वल टू क्या V बाई I, तो V मेरा 0.1 और डिवाइडेड बाई I, और I की वैल्यू मेरी कितनी है 10 एम्पियर, तो 1/10, तो 0.01 ओम होना चाहिए, 0.01 ओम मतलब नंबर 4, तो 28 का क्या हो गया 4, 28 का जगह तो इसको मैच कर लेते हैं, नंबर कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। 28 का आया है तुम्हारा 4, बढ़िया है, चलो ये आ गया। 29 थिन वायर ऑफ लेंथ, देखो ये मैं मतलब करा रहा था तभी बोला था कि एक तो सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को पूछा है मोमेंट ऑफ, क्या पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, रिंग वाला, ये पहले भी एनटीए के अभ्यास वाले पेपर में ऐसा वाला था। थिन वायर ऑफ लेंथ L, तो पहले तुम क्या करो ना, नॉर्मल है अबाउट द टेंजेंट तुम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो, अबाउट द टेंजेंट तब तुम जाओगे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने, तो तुमको कितना मिलेगा, सेंटर के अबाउट होता है mr², ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, डायमीटर के अबाउट mr²/2 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के, और इसको इतने से शिफ्ट कर दिया मैंने, r रेडियस से शिफ्ट कर दिया एक्सिस को, तो प्लस मेरा क्या करोगे mr², तो तुमको ये वाला इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, मतलब 3/2 mr², ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस। चलो ये फाइनली डन, और अगर किसी को याद है अबाउट द टेंजेंट क्या होता है, तो यही रहेगा 3/2 mr²। अब सारी कहानी है तुमको कन्वर्जन के ऊपर, मास और आर्क को देखो, ये कैपिटल M है, अब क्या बोला है 3/2 mr²,
अब उसको तो पढ़ना पड़ेगा, रुक जाओ। 3/2 mr स्क्वायर याद रखना। चलो अब ठीक है, 3/2 mr स्क्वायर याद रखोगे। चलो लेंथ एल था, लेंथ एल था और एल के टर्म में ही आंसर नीचे दिया हुआ है, लेंथ एल था तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाय 2 पाई। एक स्विच हो गया हमने आर का। अब एम भी तो तुमको निकालना है, लिनियर मास डेंसिटी क्या बोला है एम बोला है, लिनियर मास डेंसिटी एम बोला है, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी एम इंटू लेंथ, एम इंटू लेंथ और लेंथ तो मेरा एल है तो एम के जगह पे एम एल आ जाएगा, तो 3/2 mr स्क्वायर, एम के जगह पे एम एल बिठाओ और आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3/2 ml क्यूब डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर और ये होगा तुम्हारा ये वाला आंसर नंबर 3 डायरेक्टली। थोड़ा सा एक 1 to 1.5 मतलब एक यूज किया, हाफ वाले में जाकर के तुम दूसरी फॉर्मूला से उसको स्विच कर लो, तुम्हारा काम हो गया। कौन सी नंबर दी है अपना 29, 30 पे आ जाओ। फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, फेज ये भी हमने पूरा इक्वेशन दिया ना कि ऐसे करके हो सकता है। फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो देखो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, याद देखो ये kx है, ये चीज क्या है, ये आगे पीछे ट्रैवलिंग वेव वाले में क्या करोगे, ये kx है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बोला है 0.5 मीटर और यहाँ पर सब कुछ तुमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो डेल एक्स की जगह पे 50 आ जाएगा। 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा क्या है यहाँ देखो एक्स के साथ जो चिपका रहता है वही रहता है तुम्हारा k, है ना, तो k इज इक्वल टू ये चीज है, k इज इक्वल टू ये चीज है और k इज इक्वल टू क्या था 2 पाई बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय k और k की वैल्यू क्या है 0.008, तो 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 2 पाई बाय k और k की वैल्यू क्या है 0.008, ये 2 पाई कैंसिल हो गया 0.008 इंटू 50 सॉल्व करोगे तो हमें टोटल आने वाला है लगभग क्या छूटा, अच्छा यहाँ पे 2 पाई भी छूट गया है, 2 पाई भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, 2 पाई भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो तुम्हारा आ जाएगा टोटल 0.08 पाई रेडियन रैड 30 का फर्स्ट आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 0.08 आएगा, ये 2 पाई को ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.08 इंटू 2 पाई करना होगा। ओके चलो 23, 31, 31, बॉक्स ऑफ मास 15 kg, ये मैंने पहले ही मैंने पूरे साल भी बोला हूँ कैसे वाले क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी में ओल्ड वाले एनसीईआरटी में ट्रक की फिगर बनी है क्वेश्चन नंबर 36, वहां से है ये डायरेक्टली। कोई अगर ट्रक के ऊपर कोई बॉक्स रखा है या किसी भी जगह पे रखा है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जो तुम दे सकते हो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, तो a max इज इक्वल टू डायरेक्टली यूज कर लो म्यू जी डायरेक्टली यूज कर लो म्यू का वैल्यू क्या 0.12 और इनटू जी का वैल्यू क्या बोला है लेने 10 बोला है लेने, तो 1.2 हो गया, कहानी खत्म। चलो 31, 32 वाले में देखो क्या बोला है, अगर रिवर्स बायस है ये डायोड ना, देखो रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में ये कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में ये कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा नंबर 4, रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट, मतलब जब भी आ रहे नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जीरो हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो रिवर्स का काम करेगी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा नंबर 4। डायोड का बिल्कुल डेफिनेशन से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फ्लास्क कंडीशन इसमें भी कुछ नहीं है, देखो नॉर्मली क्या बोलेंगे, आज हम देखो VRMS जो √3RT/m होता है, तो अगर रेशियो निकालने जाओगे तो √3RT/m करना है, 3RT/m करना है, तो V1/V2 करो, ये RMS लिख रहा हूं मैं, V1/V2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा M2/M1 हो जाएगा, उसके ऊपर रूट। अब M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू कितना है, एक का आर्गन बोला है, एक का क्लोरीन बोला है ना, तो किसका किसका रेशियो पहले पूछा, अच्छा आर्गन का ऊपर और क्लोरीन का नीचे, तो क्लोरीन का ऊपर चल जाएगा और आर्गन का तुम्हारा नीचे आ जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाता है 70 और आर्गन का हो गया तुम्हारा 40, रूट फुट लगाओगे तो √7/2 आ जाएगा, खत्म हो गया, ये आ गया आंसर तुम्हारा 33। 34 में क्या है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट था, अलग अलग तरीके से मिला करके पूछी गई है बिल्कुल, तो इसमें जो है हो गया ओके। कहाँ माइक्रोवेव किससे किससे कौन कनेक्टेड है,
इसका आंसर आएगा 33 का 34 का, थोड़ा सा ये डिफरेंट आउट ऑफ द ट्रैक है, एनसीईआरटी में नहीं है। 34 का 4 नंबर, ए का 4 मैच कर लोगे, ये 4 नंबर, ये वाला मैच कर लोगे, हो गया। ये एक डिफरेंट था। 35 में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास, ये हमने पहले दिन ही बोला था कि ये वाला, पहले जब मैं रिवाइज करा रहा था उससे मैं बोला कि इसमें वेक्टर वाली क्वेश्चन आएगी। 5 kg का मास है, 5 kg का मास है, 5 kg का मास है, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन परपेंडिकुलरली लग रहे हैं, तो 8 न्यूटन एक तरफ, 6 न्यूटन एक तरफ। क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो दोनों का रिजल्टेंट 10 होता है, 8 और 6 स्टैंडर्ड है, 10 होता है, 10 को 5 से डिवाइड करो तो 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन होगा, कोई भी कर लो वही होगा। फिर एंगल मांगा है, तो एंगल मांगने के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली देखो ध्यान से, अगर ये थीटा लोगे तो 8/6, और अगर ये थीटा लोगे तो 6/8, तो tan थीटा देखो क्या होना चाहिए, tan थीटा का ऑप्शन 3/4 होना चाहिए, और नहीं 3/4 अगर होगा, 3/4 अगर होगा तो 8 के साथ बनेगी, 3/4 होगा तो विथ 8 न्यूटन बनेगी, और अगर 4/3 होगा, 4/3 बोलो, हाँ 4/3 होगा तो ये 6 के साथ बनेगी। तो 3/4 है या 6/3 है, ढूंढो। 3/4 6 के साथ, और 4/3 8 के साथ, तो 4/3 3/4 8 के साथ, 3/4 8 के साथ, ये रहा मेरे को लग रहा है। तो 35 का 1 मैच कर लेते हैं, 35 का 1 नॉर्मली परपेंडिकुलर बेस करके थीटा निकालते हैं, उसके साथ बिठा देंगे। चलो 36 ऊपर ही है। हाँ यहाँ भी एक बढ़िया है, कुछ नहीं, देखो इजी, नॉर्मल बेसिक सर्किट, ध्यान से देखो, 10 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है, ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस काम नहीं करेगा। ये भी हो गया तुम्हारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी रिवर्स बायस, ये भी काम नहीं करेगा, तो सिर्फ ये वाली डायोड और ये वाली डायोड काम करेगी। तो 4 और 2 सीरीज में जोड़ दो, आइडियल डायोड इसका 0 डिस्टेंस होगा, तो 4 दूनी 8 पैरेलल में जुड़ा हुआ है, 4 दूनी 8/6, तो 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया तुम्हारा R इक्विवेलेंट, तो 2 चौका 8 2 तिहाई 6, 4/3 आएगी तुम्हारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू, 4/3 आएगी तुम्हारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब ये 4/3 को क्या करो, क्या निकालना है, 10 वोल्ट है, तो तुमको निकालना है करंट, तो करंट I इक्वल टू V/R, मतलब 10 डिवाइडेड बाय R, 4/3, ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4, काटोगे तो आ जाएगा तुमको 15/2, ये 15/2 है। चलो 36 का हो गया। 37 फॉर अ मेटल of work function 6.6 electron volt, which of the following wavelengths of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या कर दो, लैम्बडा कैलकुलेट कर लो, इसका लैम्बडा कैलकुलेट कर लो, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, E डिवाइडेड बाय, अच्छा E इज इक्वल टू क्या होता है, SC बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SC डिवाइडेड बाय E, HC डिवाइडेड बाय E, SC डिवाइडेड बाय E। अब SC की वैल्यू क्या है, सब दे रखी है, टेक प्लैंक्स कांस्टेंट इतना, C is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लाइट आ गया, डिवाइडेड बाय लैम्बडा, मतलब एनर्जी तुमको दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको 1.6 × 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल में आ जाएगा, सारी वैल्यू बिठाओगे तो इसका एक लैम्बडा आएगा। अब ये लैम्बडा से जो ज्यादा लैम्बडा होगा उसी पे ये पॉसिबल नहीं होगा, इसकी आंसर आती है 187.5 समथिंग लाइक दैट, तो इससे ज्यादा कौन है, ये 200 नैनोमीटर, तो उस पर तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। इससे जो ज्यादा लैम्बडा होगा उस पर एमिशन पॉसिबल, वो कौन है हमारा 200 नैनोमीटर, दैट इज इट। चलो 37 38 देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, तो स्पीड ऑफ लाइट तो यूनिटी है ही, टाइम और इनटू c कर दो, वही तुम्हारा होगा 6 120 आ गया, 6 360 प्लस 40, तो 400 इंटू c करोगे, c तो तुम्हारा यूनिट है, यानी कि 400 यूनिट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो 38 का क्या हो गया, 4 हो गया। चलो 29 और सॉरी 39 नंबर, यहाँ डायरेक्टली क्या करना है, देखो क्वेश्चंस पढ़े हो गए ऑलरेडी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, v की वैल्यू है, v की वैल्यू 0.3 है, और लेंथ तुम्हारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये इसी साइड से मूव कर रहे हैं, तो तुम डायरेक्टली क्या कर लो, VLV यूज करोगे, आंसर आएगा तुम्हारा 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट, तो वो भी हो गया तुम्हारा 39। देखो नॉर्मल सरफेस है, बॉल को ऊपर फेंके नीचे, बॉल को ऊपर फेंके और वापस से क्या हुआ, वो नीचे आया,
तो ऊपर फेंके तो वेलोसिटी जा ऊपर फेंके हो, वेलोसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे इस रफ्तार बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे स्पीड स्टार्टिंग में ज्यादा है, धीरे धीरे रफ्तार घटते जाएगी, जीरो हो जाएगी, वापस से नीचे आना स्टार्ट होगा और वो स्पीड बढ़ते जाएगी। तो ऐसे वाली ग्राफ होगी, नीचे से ऊपर फेंकते हो ना तो vt का ग्राफ ऐसा मिलता है तुमको। स्टार्टिंग में मैक्स रहती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जीरो हो जाएगी, जीरो हो गई और वापस से फिर से जीरो के साथ वो बढ़ने लगती है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ देखो नेगेटिव है नीचे आने के लिए, और ऊपर जाने के लिए ये वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव है तो ऊपर के लिए। तो ये वाली पोर्शन हो गई ऊपर के लिए और ये वाली पोर्शन हो गई तुम्हारी, मतलब ये वाली पोर्शन हो गई नीचे आने के लिए। तो आंसर होगा तुम्हारा सी। 40 41 इन वर्नियर कैलिपर, ये उसी कल बोले थे आएगा, वैसे नॉर्मल है। लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं वर्नियर कैलिपर में 1 MSD, बहुत गड़बड़ है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं 1 MSD, वैल्यू ऑफ 1 MSD इंटू 1 माइनस m बाई v। m और v क्या है, ये मेरा मेथड है नॉर्मल। m और v क्या है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन है। तो 1 MSD का वैल्यू निकालना है। 1 MSD का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 mm दिया हुआ है, बिठा दोगे 1 mm, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में, नहीं 1 mm सेंटीमीटर बाद में कन्वर्ट कर देंगे। 1 माइनस m बाई v, m का वैल्यू क्या है बोला है 16 और इसका 20, तो 16 बाई 20 कर दो, ठीक है। तो 20 माइनस 16 तो 4 बाई 20 आ जाएगा, इंटू 1 mm आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे 10 से डिवाइड कर दोगे। तो क्लियर है एकदम आराम से, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए 41 का नंबर 3, 0.02 सेंटीमीटर। चलो मेटेलिक क्यूब दिया हुआ है इतना, साइड इतना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए तुमको डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब मास क्या है तुम्हारा 5.580 बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है 729। ध्यान रहे डिवाइड करने के टाइम इसकी कितनी सेल फिगर थी, 2 सेल फिगर थी, जोड़ जाड़ करके आओगे तो मेरे ख्याल से आंसर तुम्हारा 7.6 आएगा। 42 का 2 नहीं, 42 का 7.6 आएगा, ठीक है 4, बढ़िया है। चलो 43 43 ये वाला नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे इक्विलेटरल प्रिज्म में देखो यहाँ से आया ये इक्विलेटरल, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये पूरा का पूरा 90 है, ये तुम्हारा ये पूरा 90 है तुम्हारा, ये पूरा 90 है और ये 60 है, तो ये वाला भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके तो 90 में से 60 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा 30 आया, तो ये भी तुम्हारा 30 आ जाएगा, ठीक है क्या। नहीं फिर से ड्रॉ करके करते हैं इसको, ज्यादा बेटर होगा। मैंने कैसे जोड़ा था थोड़ा अलग तरीके से। ये 60 है, ये ऐसे चला गया नॉर्मल, तो ये तुम्हारा 90 और ये तुम्हारा 50, सॉरी ये तो 50 दिया हुआ था ना, आई की वैल्यू 50 है क्वेश्चन में, आई की वैल्यू 50 है, तो आई की वैल्यू 50 है तो ये 50 हो गई और ये 90 हो गई। तो 90 में से तुम्हारा 50 चला गया तो ये आ गया तुम्हारा 40, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 20। अब ये 20 तो ये भी 20, तो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 20 जो कि होगा 40। शॉर्टकट मेथड पैरेलल अगर होता है तो मिनिमम डेविएशन होता है, और मिनिमम डेविएशन में क्या होता है I बराबर E होता है और A बराबर क्या होता है R1 बराबर क्या होता है R2 बराबर होता है। तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा अब ये इधर में सेलिब्रेशन हो रहा है, डेल मिनिमम बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2i माइनस 2r और 2r की जगह पे 2i माइनस 1, तो 100 2i माइनस 1, तो 100 माइनस तुम्हारा आ गया 60 मतलब 40। जस्ट दैट्स इट। सेलिब्रेशन से बहुत आवाज आ रहा है, ब्रेन वाइब्रेट करने लगा मेरा, कोई बात नहीं हो जाएगा। 44 देखो बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक कैलकुलेशन करने वाला है सवाल। इसमें तुमको एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है रेडियस यूज करना है। मैं फॉर्मूला लिख के रखा हूं, बता दे रहा हूं कि किससे यूज करेंगे।
आर एन एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, ई एन की फॉर्मूला होती है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ई दिया हुआ है, आर तुमको दिया हुआ है, आर तुमको कैलकुलेट करना है, तो आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 को तुम ब्रेक करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो और हो गया तुम्हारा एनर्जी ई लिख लो। अब एनर्जी को तुम कहाँ गया, एनर्जी है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको चेंज कर लो 1.6 में जूल में ला करके चेंज कर लो, दे दिया गया। कैलकुलेट कर लोगे तुम्हारा तो पूरा आंसर ही आ जाएगा 2.1 × 10⁻⁻⁻। वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद था, मैंने आर का एक लंबा मेथड यूज किया था, बाद में मैंने इसको एनसीईआरटी से देख के लिख दिया। मैंने आर का जो फॉर्मूला था वो यूज किया था। चलो 45 में क्या है, अरे ये तो और मस्त सवाल है, बढ़िया वाला एकदम। देखो एकदम थोड़ा सा ट्रिक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। बोला है कि इसको स्क्वायर में, तो ये एक देखो, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज बनेगा, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। तो ये आ गया तुम्हारा 2 और ये आ गया तुम्हारा 2 और 2 का इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। तो ये पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। और तो V/R करेंगे डायरेक्टली करंट निकलेगा 2 एम्पियर, मतलब V है वोल्टेज और 1 है तुम्हारा R रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पियर करंट आ गया। तो टोटल तुम्हारा 45 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में हो गया होगा, बाद में वीडियो का लेंथ देखेंगे। कुछ खास इतना नहीं है क्वेश्चन, मतलब अभी तक का मुझे लग रहा है कि सबसे इजी पेपर ही है, उस ढंग का कुछ भी नहीं है पेपर में जिसको लेकर के मतलब थोड़ा पैनिक हुआ जाए। दूसरा चीज की सब हल्के एक लेवल के फॉर्मूलाज हैं, यूज करो, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से यूज करो, तुम्हारी काम हो जाती है आराम से। एनसीईआरटी ढंग से अगर कोई कर लेता है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर अभी मैच कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं मैच कर रहा है, कुछ गलती हो रही है, रिजल्ट बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, पूरा साल अभी पड़ा। एनसीईआरटी जम के पढ़ो, नए वाले भी और पुराने वाले भी, रिजल्ट पक्का एकदम आराम से। फीस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है, लाइन टू लाइन पढ़ो, एग्जांपल सॉल्व करो, ब्लू बॉक्सेस पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं से ही बना देते हैं। रिएक्शन टाइम ने क्वेश्चन बना दिया ब्लू बॉक्सेस से, सब पढ़ो, इजी तुम्हारा काम हो जाएगा, 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।